नमस्कार साथियों, धाकड़ कंसेप्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत। भारत का भूगोल अपना विषय चल रहा था और भारत के भूगोल में अब तक हम जो है भारत की स्थिति विस्तार से लेकर उसकी भौतिक जो विशेषताएं हैं उन पर वन बाय वन चर्चा कर चुके हैं, विमर्श कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो भारत वन और पर्यावरण का है। अब तक आप सभी जो विद्यार्थीगण हैं, मित्र हैं, उन सभी का बड़ा स्नेह जो मुझे YouTube पर लगातार मिलता रहा। आगे भी आप इसी प्रकार से जो है स्नेह बनाए रखें। जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं वो पूर्णतः निःशुल्क आपके सामने उपलब्ध है। अधिक संख्या में इसे अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं भारत का भूगोल में जो वन और पर्यावरण का जो विषय है उस पर बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं, 2019 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो क्या कहती है, कौन से तथ्य जो है परीक्षा उपयोगी हैं, वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया आदि। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पहली बात जो है भारत वन एवं पर्यावरण विषय पर आ जाते हैं। तो अगर हम भारत में वन और पर्यावरण की बात करें तो यदि ये पूछा जाए कि भारत का जो वन अधिनियम है पहला, तो भारत का वन अधिनियम जो है वो है 1927 का। ये ध्यान रखना है, 1927 का है भारत का वन अधिनियम। इसके बाद एक बड़ा रिलेवेंट पार्ट आता है, सवाल आता है भारत की वन नीति। ठीक है, तो अगर हम भारत की वन नीति की बात करें तो यहाँ पर आप इस बात को समझ लीजिए कि भारत की प्रथम वन नीति की यदि बात करें तो ये आई थी 1894। ठीक है, उसके बाद हम जो है सवाल का पैटर्न अगर बदल दें तो हमारे सामने एक टॉपिक और आता है स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति। यदि सवाल ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कौन सी थी, तो ये थी 1952 की वन नीति, 1952 की वन नीति। ठीक है, इस वन नीति में क्या है, संशोधन हुआ और संशोधन कब हुआ, 1988 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नई वन नीति है उसे कहा जाता है नई वन नीति 1988। ठीक है, तो 1988 जो है भारत की नवीन वन नीति है। इस वन नीति के तहत कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने अनिवार्य है, ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लॉ है, सभी देशों के लिए समान रूप से मानक के रूप में है कि कुल भूभाग के 33% भाग पर वन अनिवार्य हैं। 33% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, 33% कुल भौगोलिक भूमि पर वन होना अनिवार्य। लेकिन क्या है कि जो हमारा भू उपयोग है वो अलग प्रकार का है। जैसे जो भी प्लेनी रीजन्स हैं, ज़्यादातर मैदानी जो प्रदेश हैं, उनमें उनका जो भू उपयोग है वो किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, अधिकांशतः कृषि कार्य अधिवास के लिए। ठीक है, तो ऐसी जो जनरली जो मानवीय उपयोग के लिए भूमि नहीं होती उस पे वन जो है वो अधिक होने चाहिए। इस प्रकार से एक और प्रश्न बन जाता है कि मैदानी भागों में कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए और पहाड़ी भागों में कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर इस पार्ट को यानी इसी पार्ट को अगर मैं आगे ले जाऊं कि कुल भूमि के 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन अगर इस 33% भाग की भूमि को अगर दो भागों में अपन विभाजित करें, दो बिंदुओं में अगर ला दें तो एक पक्ष आ जाता है मैदानी प्रदेश, दूसरा पक्ष आ जाता है पहाड़ी प्रदेश। ठीक है,
तो मैदानी प्रदेश के 25% भाग पर वन होने चाहिए, जबकि पहाड़ी प्रदेश के 60% भाग पर वन होने चाहिए। ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति कहती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के संबंध में आपको पता चल गया होगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक पक्ष आता है। एक सवाल कई बार जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का कई बार कंफ्यूजन कर देता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ध्यान रखना है वन अधिनियम 1927 का है, जबकि अगर अपन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1972 का है। ठीक है, एक कृषक आयोग बना, आपको जो है पता हो तो बहुत बड़ा विषय, ज्वलंत विषय पर उसने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करवाया था, राष्ट्रीय कृषक आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषक आयोग ने आयोग 1976, इन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होना चाहिए ऐसी सिफारिश की। ठीक है, यानी राष्ट्रीय कृषक आयोग ने क्या सिफारिश की थी? भारतीय वन सर्वेक्षण की सिफारिश की। इसी के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए है 1981 वर्ष ध्यान रखेंगे, 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार इसे शॉर्ट में FRI कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है उसकी स्थापना 1981 में हुई। कहां पर हुई? देहरादून में। उत्तराखंड। ठीक है, तो अभी FRI जो है, FRI के फिर कई सारे पार्ट हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के अधीन बहुत सारी इकाइयां काम करती है। जस्ट लाइक आपने नाम सुना होगा कि ये केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, ठीक इसी तरह से राजस्थान में जोधपुर में स्थित है आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो संस्थान है वो शुष्क वनों का अनुसंधान अध्ययन करता है। ठीक इसी तरह से जबलपुर जो है वहां पर पतझड़ी वन अनुसंधान संस्थान, डेसिडियस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, DFRI। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट भी हैं, तो TFRI। तो TFRI जो है वो शिमला में है, जो है टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इस प्रकार पतझड़ी वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर राजस्थान में है, और शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके कई सारे घटक हो सकते हैं, लेकिन एक घटक जो है वो है भारत वन सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, ठीक है, तो FSI बोलते हैं इसे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसी का घटक माना जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या? तो हम अगली बात स्लाइड में आ जाते हैं। ये हो गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण जो भाग है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये FRI का ही एक घटक माना जाएगा, यानी केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में जो स्थित है उसी का एक घटक है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है
वो उसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिश पे की गई थी, ये भी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो मुख्य कार्य है वन सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। ठीक है, वनों का सर्वे करता है और रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। कब से करता है? 1987 से लगातार। (1987) से ये लगातार कार्य कर रहा है। ठीक है, और क्या करता है? द्विवार्षिक वन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, 2 वर्षों के अंतराल में रिपोर्ट आती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब तक यदि अपन बात करें तो 16 रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है 2-2 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, 2019 में अंतिम वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जो कि 16वीं वन रिपोर्ट थी। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट IFSR, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट कितने सालों के अंतराल में प्रकाशित होती है? 2 वर्ष के। अंतिम कब प्रकाशित हुई? 2019 में 16वीं रिपोर्ट थी। अगली कब आएगी? 2021 में आएगी। दिखती सी बात है। ठीक है, तो हम इसी पर बात करेंगे आगे। तो यहां पर मैं आगे चल देता हूं कि मैंने अभी कहा IFSR, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट जो है किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये जो सर्वे होता है, वन जो सर्वेक्षण जो होता है, वो किस पर है? उपग्रह आधारित है। ठीक है, कौन से उपग्रह प्रयोग में लिए जाते हैं? तो हमें ध्यान रखना है, भू संवेदी उपग्रह जो हैं, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं, IRS जो प्रणाली के उपग्रह हैं, उनको काम में लिया जाता है। 2011 तक जो उपग्रह काम में लिया जाता रहा वो था लैंडसैट। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ये लैंडसैट सैटेलाइट का नाम, 2 प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, जियो सिंक्रोनस और पोलर सिंक्रोनस। पोलर सिंक्रोनस होते हैं, कम ऊंचाई पर भू संवेदी उपग्रह जो है वो छोड़े जाते हैं। तो लैंडसैट जो है 2011 तक जो है वो प्रयोग में लिया जाता रहा है। लैंडसैट को चेंज करके रिसोर्स सेट काम में लिया जाने लगा, यानी 2011 के बाद जो उपग्रह काम में लिया जाता है वो है रिसोर्स सेट सेकंड। ठीक है, रिसोर्स सेट वर्तमान में जो उपग्रह काम में लिया जा रहा है दैट इज रिसोर्स सेट सेकंड। इसमें जो सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर है लिस्थर्ड। ठीक है, जिसकी सेंसर का मतलब जस्ट लाइक आप जो कैमरा यूज करते हैं, मोबाइल में कैमरा होता है, आप सब कहते हैं कि ये इतने मेगापिक्सल का है, यानी जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा उसका रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जमीन के 23.5 मीटर तक के एरिया को रिजोल्व कर लेता है। ठीक है, तो लिस्थर्ड जो है वो उपग्रह इसमें काम में लिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये पार्ट तो ये हो गया कि उपग्रह आधारित है, भूसंवेदी उपग्रह काम में लिए जाते हैं 2011 तक, लैंडसैट, उसके बाद रिसोर्स सेट
सेकंड जो है वो सैटेलाइट 8% काम में आ रहा है और सेंसर लिस्ट थर्ड है। तो जो IFSR अंतिम IFSR है वो कब प्रकाशित हुई, वो 30 दिसंबर 2019 को प्रकाशित हुई। ठीक है, 30 दिसंबर 2019 को जो है IFSR प्रकाशित हुई। कौन सी, इसे कहते हैं 16वीं वन रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कह दीजिए या IFSR कह दीजिए। तो 16वीं वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, 30 दिसंबर 2019। इसका मतलब है 15वीं कब प्रकाशित हुई होगी, तो ये 2017 में हुई होगी। और अगर हम ये कहें 70वीं रिपोर्ट कब प्रकाशित होगी, तो वो 2021 यानी 2021 में प्रकाशित होगी। ठीक है, तो 30 दिसंबर 2019 को भारत की 16वीं वन रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई। अब इस वन रिपोर्ट के आधार पर हम अगर बात करें कि इस समय भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं और क्या इसका सिनेरियो है, तो अगर हम यहाँ आ जाएं तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुल वनावरण का यदि विषय देखा जाए किसमें, IFSR 2019 की अगर बात करें और सवाल ये आए कि कुल वनावरण कितना है, तो यहाँ पर दो चीज़ों में मैं अभी क्लियर कर दूंगा। एक सब्जेक्ट लिखा है दैट इज फॉरेस्ट कवर, दूसरा लिखा है ट्री कवर और देन टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो सवाल यदि कुल वनावरण का आता है तो कुल वनावरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.67% भाग पर है। ठीक है, तो 21.67% भाग पर भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 21.67% भाग पर कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर है। 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ वन। अब अगर हम कुल वृक्षाच्छादन की बात करें, ठीक है, तो कुल वृक्षाच्छादन का अगर विषय लें तो यहाँ पर है 95,027 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसके परसेंटेज की अपन बात करें तो ये परसेंटेज आ जाता है 2.89%। लेकिन सवाल जब ये पूछे कि वृक्षाच्छादन कितना है, ट्री कवर कितना है, ठीक है, अब सवाल यदि ये पूछे कि भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, अगर सिर्फ ये पूछा जाता है तब उत्तर जो होगा वो 24.56% होगा। ये ध्यान रखने वाला विषय है। ठीक है, तो 24.56% भूमि पर जो है वन है। अब फिर आपके समझ में ये आएगा कि सर ये विषय क्या था, ट्री फॉरेस्ट कवर क्या था, ट्री कवर क्या था और टोटल TFC क्या है। ठीक है, तो यहाँ यूं समझ लीजिए कि जस्ट लाइक यदि मैं ये बात करता हूँ कि ये कोई यदि जमीन है, ये भूमि है, इसमें टोटल नोटिफाइड एरिया कितना है, ठीक है, यानी कितने भाग ऐसे हैं जो वनों के अंदर ही नोटिफाइड है। ठीक है, तो एक तो नोटिफाइड एरिया हो गया। उसके बाद नोटिफाइड एरिया तो कई बार क्या होता है, ज्यादा होता है, वन भूमि अधिक हो सकती है, लेकिन वन भूमि पर या वन भूमि के अतिरिक्त कितने भागों पर वृक्ष है वो एक अलग परसेंटेज हो गया। तो यदि हमें सवाल ये देखा जाए कि पर्टिकुलर अगर मैं ये कहूं कि इस भूमि पर कितने वृक्ष हैं या कितने भाग पर वृक्षों का आच्छादन है, तो ये सब्जेक्ट अलग हो जाता है। और कितनी भूमि पर वन है ये अलग हो जाता है। वन क्षेत्र हो सकता है लेकिन वृक्ष कितने हैं ये अलग विषय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम जब बात करें तो यदि कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर की बात करें, टोटल नोटिफाइड भी या जो भी फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है वनावरण में, ये इस टर्म पे भी मैं अभी बात करूंगा कि वनावरण क्या है और ट्री कवर क्या है और जो है इस पे क्या सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें मैं जस्ट क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। यदि विषय इस पॉइंट का लिया जाए यानी व्हाट इज फॉरेस्ट
कवर, ठीक है ना। फॉरेस्ट कवर का मतलब यह है कि 1 हेक्टेयर से अधिक कोई भी भूमि, 1 हेक्टेयर से अधिक अगर कोई भी भूमि है और उसके 10% भाग से अधिक पर यदि वृक्ष हैं, ठीक है, तो ऐसे में यानी जो फॉरेस्ट डेंसिटी है 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि होनी चाहिए, अधिक भूभाग, और जो वृक्ष घनत्व है वो होना चाहिए 10%। तो ऐसे में वो जमीन कैसी है, किसकी है, क्या है, उससे मैटर नहीं करता है। उसको किस में काउंट किया जाएगा, वनावरण में काउंट किया जाएगा, ठीक है। एक टर्म आती है RFA, जिसे बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये है अधिसूचित या नोटिफाइड, ठीक है। यानी कोई भी जमीन जो वन क्षेत्र के अंतर्गत नोटिफाइड है, भले ही वो स्टेट की है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, भले ही वो नगरीय निकाय की है, भले ही वो ग्रामीण निकायों की है, किसी भी क्षेत्र की जो जमीन है जो नोटिफाइड है उसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में काउंट किया जाता है। सेकंड एक टर्म आपको कई बार पढ़ने को मिल सकती है, वो है ग्रीन वॉश, ठीक है, कि ग्रीन वॉश क्या है। तो क्या होता है, अभी जो वर्तमान में जो सर्वे होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू होते हैं। तो सैटेलाइट के थ्रू जो सर्वेड एरिया होता है, जो इमेजरी होती है, उस इमेजरी में लाइट ग्रीन कलर से जो फॉरेस्ट कवर होता है उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। जहां जहां पर ग्रीन जो एरिया होगा, ग्रीनरी होगी, वहां पर जो है किस कलर का प्रयोग होगा, लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इससे कहते हैं ग्रीन वॉश। तो ये 3 टर्म हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं यहां पर वापस आपके सामने बात कर देता हूं कि वनावरण आपको समझ में आ गया होगा। फॉरेस्ट्री कवर का मतलब पर्टिकुलर जमीन पर जो पेड़ है उसका कितना कवर है। फॉरेस्ट कवर का मतलब है कि कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है 1 हेक्टेयर से जमीन ज़्यादा हो, 10% से उस पर ज़्यादा डेंसिटी यदि वृक्षों की हो, तो ऐसे में उसे वनावरण के अंतर्गत काउंट किया जाता है। चाहे वो नोटिफाइड है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन कोई भी हो सकती है। RFA का मैं मतलब आपको समझा चुका हूं। तो ऐसे में यदि केवल फॉरेस्ट कवर की बात करें भारत में, तो केवल फॉरेस्ट कवर जो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो दैट इज 21.67%। अगर ट्री कवर की बात करें, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। कई बार सवाल यूँ पूछा जा सकता है कि भारत के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षाच्छादन है, ठीक है। तो वृक्षाच्छादन जो है वो 2.89% है, ट्री कवर जिसे बोलते हैं। अब जो लास्ट आ जाता है इसमें फॉरेस्ट कवर तो शामिल है ही, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, यानी दोनों को यदि जोड़ दें, फॉरेस्ट कवर को और ट्री कवर को जोड़ दें, तो हमारी कुल भूमि के भाग पर जो वन क्षेत्र प्रकाशित होगा वो होगा 24.56%, ठीक है। जो आधिकारिक रूप से भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसमें जो फिगर है वही ये है। कुछ एक किताबों में ऊपर नीचे फैक्ट आपको मिल सकता है, बट जो नोटिफाइड जो फैक्ट है वो प्रेस इंडिया ब्यूरो जो उसका रिलीज है उसमें भी 24.56% है, ये ध्यान में रखेंगे। ये पार्ट आपका हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट यहाँ ध्यान रखने, 3 कैटेगरी के अंदर जो है हमने वनों को विभाजित कर रखा है। फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 कैटेगरी? एक अत्यधिक घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम अत्यधिक घने वनों की बात करें तो ये है 3.02%, ओके। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मध्यम घने वन, ये है 9.38%, ओके। और लास्ट वन इज ओपन फॉरेस्ट। सो ओपन फॉरेस्ट की यदि बात करें तो ये 9.26% है। कोई टेक्निकली यदि सवाल इस तरह से भी पूछ ले कि भारत के वनों में सर्वाधिक वन किस श्रेणी के हैं, तो
तो आपको ध्यान रखना है मध्यम घने वन जो हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट भारत में, हालांकि बड़ा अंतर नहीं है खुले ओपन फॉरेस्ट एंड मीडियम डेंस फॉरेस्ट में, लेकिन ये फर्क आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट स्लाइड पर पहुंचे कि वनावरण में हमने अभी पढ़ा कि वन आवरण जो है फॉरेस्ट कवर और वृक्षावरण यानी ट्री कवर। ठीक है, तो यदि सवाल ये पूछा जाए कि वनावरण में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो वनावरण में वृद्धि हुई 3976 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका परसेंटेज पूछ लिया जाए तो परसेंटेज आ गया 0.56% ओनली। ये किसकी वृद्धि ग्रोथ है? ट्री कवर की ग्रोथ है, सॉरी फॉरेस्ट कवर की ग्रोथ है। अब जब हम नेक्स्ट पर आते हैं तो यहां पर लिखा है वृक्षावरण में वृद्धि। तो वृक्षावरण की बात करें तो 1212 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई, यानी टोटल जो ग्रोथ है वो 1.29% की ग्रोथ है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कम जो भाग है उसकी ग्रोथ ज्यादा बताएगा। तो यदि ये सवाल पूछ लिया जाए और बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, वो ये कि भारत में 2017 से 2019 के मध्य 2 वर्षों में जो है कुल वनों में कितनी प्रतिशत, वनों में मैं बात सिर्फ यही कह रहा हूं, कुल वनों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, अथवा वन एवं वृक्षाच्छादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये सवाल ज्यादा रिलेवेंट है। ये कई बार कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है, सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सवाल आता है कि कुल वनों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहां ध्यान रखना है 0.65% की ग्रोथ है 2017 से लेकर 2019 तक। क्लियर। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ जाते। सवाल अगर दूसरे व्यू से पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई, तो यहां पर हमारे सामने हमें ये ध्यान रखना है कि 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल स्टेट में हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल में हुई है। नेक्स्ट यदि सवाल ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वनों में परसेंटेज जो ग्रोथ है, परसेंटेज में सर्वाधिक वन भारत में कहां पर है, 2 प्रकार के प्रश्न यहां बनते हैं। एक, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। देखिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो क्या है, भारत में सर्वाधिक वृद्धि, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। तो सर्वाधिक वृद्धि का पक्ष अलग है। सवाल ये पूछा भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र, और सवाल ये पूछा भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत भूमि वाले राज्य। तो यहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ऐसे में 3 स्टेट आएंगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वन भूमि वाले राज्य। अब यदि हम ये बात करें कि सर्वाधिक वन परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मिजोरम का 85.41%, अरुणाचल प्रदेश में 79.63% और मेघालय में 76.33%। इतना बड़ा परसेंटेज जो है उसके भौगोलिक क्षेत्र का वन के रूप में है। ये तीनों स्टेट आपको पता चल गए होंगे। ये तीनों स्टेट कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट है, यानी पूर्वोत्तर राज्य हैं। अब अगर हम ये बात करते हैं कि सर्वाधिक परसेंटेज की बात करते हैं तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय अकॉर्डिंग टू 2019 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है। हर रिपोर्ट में जनरली परसेंटेज वाइज जो स्टेट हैं वो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के ही हमें मिलेंगे। लेकिन सवाल यदि ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कमी किन राज्यों में हुई, तब भी सवाल का उत्तर नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, जहां हाईएस्ट जो है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट परसेंटेज है, उन क्षेत्रों में जो है वो हाईएस्ट लॉस भी हुआ। यानी यदि सवाल ये पूछा सर्वाधिक कमी किन में हुई, तो सवाल का उत्तर होगा पूर्वोत्तर राज्यों में। लेकिन
इसमें एक टेक्निकल टर्म है, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यदि हम 2017 से 2019 के 2 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में पूर्वोत्तर राज्यों में असम और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां पर कमी नहीं हुई है। यानी सभी पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र में कमी हुई है, लेकिन किन को छोड़कर? असम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र में कमी हुई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब यदि हम इस पॉइंट पर आ जाएं कि पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं, तो आप देख पाएंगे 65.5% उनकी भूमि पर वन क्षेत्र है। ठीक है, 65.5% भूमि पर वन क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि 65.5 जो है प्रतिशत। अब यदि हम इस विषय को आगे बढ़ाएं तो देखिए, पूर्वोत्तर की बात करते हैं। ऐसे कितने स्टेट हो सकते हैं जहां 75 से ज्यादा वन हो? यदि ऐसा सवाल ऐसा ध्यान में आ जाए कि भारत के वे राज्य जहां भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक पर वन है। पहली बात तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 8 ऐसे राज्य हैं जो 75% से ज्यादा भाग पर वन हैं। इनमें दोनों मिलाकर हैं, संघ और राज्य स्टेट दोनों हैं, संघ शासित और मिजोरम, लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, नागालैंड, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर 75% भाग से अधिक पर वन है। यदि सवाल ये पूछा जाए कि भारत में 33% से लेकर 75% तक के कितने राज्य हैं, तो ऐसे में हमारे सामने जो आंसर आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है ये 7 स्टेट हैं और यहाँ पर टोटल जो है वो 8 स्टेट है, यानी संघ और राज्य दोनों मिलाकर 15 ऐसे स्टेट हैं जहां पर 33% से अधिक, यानी राष्ट्रीय वन नीति की जो अंतिम सीमा है 33%, उससे ज्यादा वन है। वो संघ और राज्य दोनों मिलाकर 15 है। टोटल संख्या इनकी कितनी है? 15 है। तो यहाँ पर ये बात आपके सामने पूरी होती है। 1-2 पॉइंट और जो है देखे जा सकते हैं, जैसे भारत में मैंग्रोव वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? – 2017 से 2019 के बीच में 1.10% वन जो है मैंग्रोव। अब इस पर मैं बात करूंगा कि व्हाट इज मैंग्रोव, हम आगे क्लासिफिकेशन पर चल रहे हैं सीधा, ठीक है। तो जब हम वनों के वर्गीकरण पर बात करेंगे तब मैंग्रोव वनस्पति की भी बात करेंगे और मैंग्रोव वनस्पति का पार्ट क्या है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आ जाता है। इसके बाद जो है हम
चल लेते हैं जो अगला पार्ट अपना है क्लासिफिकेशन का। यानी यदि हम ये कहें कि भारत में वनों का वर्गीकरण, ठीक है, तो यहाँ पर हम विषय ले लेते हैं वनों का वर्गीकरण। अब तक हमने 2-3 बातें पढ़ी कि कितने परसेंटेज भाग पर वन हैं, कितने भाग कहाँ कौन से स्टेट में अधिक है, 2019 की रिपोर्ट क्या कहती है, कौन कौन से फैक्ट उससे संबंधित थे, वो सारे हमने पढ़े। ठीक है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो भौगोलिक वर्गीकरण की कर रहे हैं। अब भौगोलिक वर्गीकरण की जब अपन वनस्पति के संदर्भ में बात करते हैं तो वनस्पति पर 2 चीज़ों का, या यूँ समझ लीजिए कि 3 चीज़ों का बड़ा प्रभाव रहता है। एक कि वहाँ किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी है, दूसरा तापमान कितना है, ठीक है, और तापमान के ही पक्ष में तीसरा पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे में इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कई बार वन का जो प्रकार है वो लगातार वो जो है बदलता है। ठीक है, किस प्रकार का वन है, उसकी नेचर क्या है आदि जो है सब्जेक्ट हमें थोड़े से ध्यान में रखने वाले होते हैं, इनको हमें पढ़ना और समझना है। मोटे स्तर पर क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है उसको समझना है। यदि मैं बात करूं तो ये जो पार्ट है जो मालाबार तट का रीजन है जिसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो रीजन है जिसमें मैंने कुछ भाग में बड़ी लाइन और कुछ भाग में छोटी लाइन की है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन पार्ट किया है, ये ग्रीन जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है और इसमें ये पार्ट भी शामिल है। तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, जिस दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का, ठीक है, ये जो भारत में वन है वो है मानसूनी सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन भी इसको कहा जा सकता है अगर हम बात करें, या इसको एक और नाम से हम लिख सकते हैं। चूंकि हम किस कटिबंध में हैं, उष्ण कटिबंध में हैं, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन पहली कैटेगरी जो है, जो मैंने एरिया यहाँ पर ग्रीन किए वो एरिया कौन से हैं, वो एरिया ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल है, ठीक है, और टेम्परेचर भी है, दोनों का संयोग है। तो ऐसी स्थिति में इस रीजन में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब सदाबहार के बाद में मानसूनी वन, जनरली जैसे भारत के पूरा एरिया जो है वो क्लाइमेटिकली मानसूनल एरिया है, तो ऐसे में जो वनों का बड़ा प्रतिशत भाग है वो मानसूनी वनों का ही। अब मानसूनी वनों में 2 कैटेगरी हम जो है डिवाइड कर दें। यदि यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये जो है कर्क रेखा है, ठीक है, तो कर्क रेखा से भारत के 2 हिस्से मान लीजिए हमने कर दिए क्लाइमेटिकली। ठीक है, तो अगर ये रिमेनिंग एरिया की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो वन है और यहाँ पर जो वन है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो 2 प्रकार के वन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंबर 2 की अगर बात करूं तो ये जो वन है वो है मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय शब्द जो है वो भी हम जो है लगा सकते हैं। उष्ण मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन। ठीक है, ये जो उष्ण मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन है ये पूरा इस रीजन के अंदर है, यानी जो साउथ इंडिया है
मैक्सिमम और जो तराई क्षेत्र है हिमालय के, इन क्षेत्रों में जो वन विस्तार देखा जाता है अधिकांश क्षेत्रों में, वो जो वन हैं वो कौन से हैं? उष्ण मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीसरी पार्ट पर चलें तो तीसरा जो भाग है वो शुष्क पतझड़ी वनों का हो जाएगा। नंबर 3 सेम जो है रहेगा उष्ण मानसूनी शुष्क पतझड़ी वन। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हमारे सामने। अब ये शुष्क पतझड़ी वन जो है जनरली मैक्सिमम शुष्क पतझड़ी वन जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और वेट डेसिडियस फॉरेस्ट ही है, यानी पतझड़ी वन ही सर्वाधिक है। सवाल यदि पूछ लिया जाए कभी भी कि भारत में सर्वाधिक वन जो हैं वो किस श्रेणी के हैं, तो मानसूनी वन है, पतझड़ी वन है। मानसूनी पतझड़ी के हम दो पार्ट कर सकते हैं। एक कौन सा कि जो साउथ इंडिया है उसमें ह्यूमिडिटी अधिक है, वेट अधिक है, तो वो आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वन है। और जो अधिकांश नॉर्थ और पार्ट हैं उसमें शुष्क पतझड़ी वन जो है वो प्राय देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में शुष्क पार्ट नहीं है, तो अधिकांशतः जैसे जो वेस्टर्न राजस्थान हो गया या वेस्टर्न ईस्टर्न जो यूपी हो गया, जो है एमपी हो गया, और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र हो गए, या आंतरिक भागों में अगर अपन जाएं तो घाट के जो पार्ट हैं उनमें हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो वृक्ष जो वन हैं वो कौन से हैं? उष्ण मानसूनी शुष्क पतझड़ी वन है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 4 जो कैटेगरी है उसको अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है ये मरुस्थलीय प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शुष्क कांटेदार वन, ठीक है, शुष्क कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन के नाम से इसको जाना जाता है। अथवा मरुस्थलीय वन। इसके बाद जो हैं दो बड़े पार्ट हमारे सामने खाली दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर दो पार्ट जो खाली हैं उनमें कौन कौन से वन जो है विस्तार है उसको यदि समझें तो यहां देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में जो वन पाए जाते हैं वो है पर्वतीय वन। कुछ पर्वतीय वनों का भाग जो है वो यहाँ पर भी है, इस पर हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, बाकी ये नॉर्दर्न रीजन में ही पर्वतीय वनों का अधिक भाग है। पर्वतीय वनों में कई सारे कैटेगरी करनी पड़ती है। पर्वतों में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जो वन की प्रकृति है वो बदलती जाती है, इसलिए कई सारे वनों के भाग जो है पर्वतीय वनों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा पार्ट जो है वो रह जाता है, वो ये है जहां पर जो है दलदल है, उन क्षेत्रों में जो है वन मिलते हैं, और इन वनों को हम नंबर 6 कैटेगरी में शामिल कर देते हैं, दलदलीय वन। ठीक है, इन्हें कई सारे नामों से जाना जाता है, ज्वारीय वन, वेलांचली वन, अनूप वन, मैंग्रोव वन आदि आदि। ठीक है, मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा। तो ऐसे में हम पूरे भारत की वनस्पति को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन बांट सकते हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बांट सकते हैं। ठीक है, सामान्य प्रकार का वर्गीकरण है। भारत के बहुत कम प्रतिशत भाग पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन है। ठीक है, जहाँ हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होता है। इसके बाद उष्ण मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन और उष्ण मानसूनी शुष्क पतझड़ी वन, ये दो बड़ी कैटेगरी है। तो भारत में अगर सवाल ये पूछा जाए
कि किन वनों का सर्वाधिक विस्तार है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मानसूनी पतझड़ी वन जो हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी जो वन हैं, डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं, वो इकोनॉमिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और जो उनका भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखें तब भी वो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद जो कैटेगरी हमारे सामने है वो उष्ण मानसूनी आर्द्र और शुष्क, हमें पता चल गया है, बता दिया था मैंने आपको। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, तो ये जो है कुछ ड्राई एरिया है वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात के उत्तर भागों में, वहाँ पर कुछ कंटीले वन मिलते हैं, उनकी बात करेंगे। पर्वतीय वन जो नॉर्दर्न हिमालय का रीजन है उसमें पर्वतीय वन पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, साउथ जो वेस्टर्न घाट है उसके सारे, और अंतिम जो है वो दलदली वन जिसे कई नामों से हम जानते हैं। तो यहाँ हम वन बाय वन जो है एक एक जो फॉरेस्ट कैटेगरी उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो किस पार्ट पर आ जाते हैं कि भारत में जो सदाबहार वन है, तो आपको पता है, जानकारी होनी चाहिए कि मैंने अभी आपके सामने क्लासिफिकेशन किया है कि कुछ जो पार्ट हैं भारत के, वहाँ पर सदाबहार वनों का प्रतिशत है। ठीक है, तो पहले हम ये बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय अगर अपन बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन। ठीक है, तो इनका कहाँ कहाँ पर विस्तार है। पहली बात तो ये कि जहाँ पर भी औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हो, उन्हीं क्षेत्रों में ये सदाबहार वन हैं। ठीक है, औसत वार्षिक तापमान अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, यानी किन किन क्षेत्रों में उष्ण मानसूनी सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ा भाग है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, नंबर 2 पूर्वोत्तर भारत, नंबर 3 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये 3 ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। इनकी क्या क्या विशेषता है, तो अगर हम इस पर आए तो पहली बात, ये सर्वाधिक सघन है। ठीक है, ये सदा हरित या सदा बहार। अब यहाँ एक बात को समझ लें कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों है। ठीक है, किस वन को एवरग्रीन कहा जाएगा, ठीक है, सदाबहार या सदा हरित कहा जाएगा, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, वृक्षों की प्रजातियों में बड़ा अंतर नहीं होता है। ये वृक्ष जो यहाँ मिलते हैं वही उष्ण पतझड़ी में भी मिलते हैं, लेकिन सदा हरित होने का कारण क्या, सदा हरित होने का कारण है विविधता। ऐसे जो वन होते हैं उसमें वृक्षों की प्रजातियों की विविधता होती है, एक ही प्रकार की कैटेगरी के वृक्ष कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हर वृक्ष का अपना एक जीवन का जो उसका टाइम पीरियड है, उसमें वो एक टाइम पीरियड में पत्ते गिराता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसके पुष्प आते हैं, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसके फल लगते हैं, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उस पर नई कॉम्पल आती है। तो चूंकि ये गर्म क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध की बात हम कर रहे हैं, तो सामान्य रूप में टेम्परेचर को अगर अपन एक पॉइंट पर रख दें तो ऐसी स्थिति में इन सभी
जो विविध प्रकार के वृक्ष होते हैं, अगर बहुत अधिक उनकी मात्रा है, उनका जो है डाइवर्सिटी बहुत अधिक है, तो एक पेड़ पर पत्तियां आ रही होगी, दूसरे पर पत्तियां झड़ रही होगी, तीसरे पर पुष्प आ रहे होंगे और चौथे पर फल आ रहे होंगे। तो ऐसे में ये चारों पांचों चीजें मिक्स हो जाएगी, तो एक साथ पतझड़ नहीं होगा। यदि एक साथ पतझड़ नहीं हुआ तो जो पतझड़ी है वो दिखाई नहीं देगी, यानी हमेशा के लिए जो फॉरेस्ट है वो कैसा दिखाई देगा, एवरग्रीन दिखाई देगा। तो ऐसे में दूसरी विशेषता क्या होगी कि यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। ठीक है, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा आगे, क्योंकि पर्यावरण विषय भारत वन और पर्यावरण दोनों बात हम करने जा रहे हैं। तो जैव विविधता की यदि बात करें, यानी बायोडाइवर्सिटी की अगर अपन बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए तो सदा हरित वन जो होते हैं वो बहुत रिच होते हैं। भारत में भी ये जो क्षेत्र हैं जैव विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैव विविधता में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों को एक टर्म दी जाती है जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, हॉट स्पॉट, ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में हॉट स्पॉट अलग है, और जैव विविधता की दृष्टि से एनवायरनमेंट में ये हॉट स्पॉट टर्म बदल जाती है। यानी सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थलों को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये टर्म देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, तो नॉर्मन मेयर जो थे उन्होंने ये टर्म दी, और भारत में हॉट स्पॉट की जब अपन बात करते हैं तो सदा हरित वन वाले क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत जो है वो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। एक बात, लेकिन एक विषय और वह बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस सदा हरित वनों के संदर्भ में समझ लीजिएगा कि ये आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते। बड़ा रोचक प्रकार का सवाल कई बार बन जाता है, और वो उसमें से ये है, सदा हरित जो वन हैं वो इकोनॉमी की दृष्टि से अच्छे नहीं होते हैं। इसका एक कारण है। कारण क्या है कि ये बहुत अधिक सघन होते हैं और इनमें वृक्षों की बहुत अधिक विविधता होती है। मान लीजिए कि जो एक ही टाइप की वुड हमें चाहिए, वो हमें अगर प्राप्त करनी है, आपको सरस की लकड़ी प्राप्त करनी है यदि, तो बहुत सारे वृक्षों को काटेंगे तो एक सरस की लकड़ी प्राप्त होगी, यानी सरस का एक पेड़ प्राप्त होगा, 50 के बीच एक होगा। अगर हम ट्रॉपिकल इसमें पार्ट में आ जाते हैं, बीच वाले में जहाँ पतझड़ी है, वहाँ क्या होता है, पॉकेट्स में होते हैं। जैसे राजस्थान के जीके में आप पढ़ते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में सागवान वन पाए जाते हैं। तो सागवान वन, सागवान वृक्ष की प्रधानता के कारण उसका नाम पड़ा सागवान वन। ठीक है, तो सागवान का पॉकेट एक पूरा एरिया है। इसी तरह से अलग अलग वृक्षों के जो है छोटे छोटे क्षेत्र जो है हमें बहुतायत में मिल जाते हैं। और प्लस दूसरी बात कि दोहन, पहली बात तो ये होगी कि इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इनका दोहन संभव नहीं होता। दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत अधिक कठोर और रेशे वाली हो जाती है, पानी की अधिक मात्रा होने के कारण या ज़्यादा लंबे समय तक पानी में रहने के कारण। तो ऐसी स्थिति में वो जो लकड़ी है वो इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग में नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये जो विषय है इसको हमें ध्यान में रखना है। तो दूसरी बात आप समझ के होंगे कि ये आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। सदाबहार वन है, किन किन भागों में पाए जाते हैं ये पता होना चाहिए। बहुत सारे वृक्षों के नाम हम बोल सकते हैं, रबर होता है, महोगनी होता है, आबनूस होता है, सप्रूस होता है। ठीक है, सिनकोना है, बैंथ है, बांस है, जो वृक्ष बहुतायत में यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इस पर एक विषय आएगा, सोलास फॉरेस्ट किसे कहते हैं, मैं उस पर बात करूंगा जब पर्वतीय वन हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके बाद हम जो है इसको आगे बढ़ते हैं, इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो सदाबहार वन यहाँ पर हमने पढ़े, और उसके बाद जो अगला पार्ट हमारा है वो है
उष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी शुष्क पतझड़ी वन, आर्द्र पतझड़ी वन। तीसरा भाग अगर अपन कर लें यहीं पर, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी शुष्क पतझड़ी वन। इन दोनों में जो सर्वाधिक विस्तार है वो इसी का है, ठीक है। और आर्थिक रूप से उपयोगी वनों की जब अपन बात करते हैं तो ये पतझड़ी वन ही सर्वाधिक आर्थिक उपयोगी होते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि यदि अपन 23 डिग्री अक्षांश से भारत के 2 हिस्से कर दें, तो ऐसी स्थिति में मैंने ये भी कहा कि यदि आप जो है पश्चिमी घाट वाले एरिया को यदि छोड़ दें और कुछ इन एरिया को छोड़ दें, पूर्वोत्तर भारत के इस एरिया को छोड़ दें, तराई जो क्षेत्र है उसको, पर्वतीय क्षेत्रों को यदि अपन छोड़ दें, तो रिमेनिंग एरिया में ये जो भाग है इसको अगर छोड़ दें, तो जो रिमेनिंग इंडिया पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, उसमें या तो शुष्क पतझड़ी वन है और ये आर्द्र है। अब आर्द्र कहाँ है? जहां वर्षा की मात्रा जो है वो अधिक है, यानी अगर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, उन क्षेत्रों में आर्द्र है। और यदि 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त हो रही है तो वहां पर शुष्क है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये तराई क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन मिलेंगे? तो तराई क्षेत्र में जो वन मिलेंगे वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र पतझड़ी वन मिलेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम इन भागों की बात करें, जो पूर्वी भाग हैं, तटीय भाग हैं, इन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलेंगे? तो आर्द्र वन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंटीरियर में चले जाएं, जहां वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घट जाती है, उन क्षेत्रों में चले जाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश का जो है पश्चिमी भाग हो, चाहे राजस्थान का पूर्वी भाग हो, यूपी के भाग हों, चाहे आपके गुजरात के भाग हो, महाराष्ट्र के भाग हो, छत्तीसगढ़ के भाग हो, इन सभी भागों में जो मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ी वन जो है इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ जो है शुष्क और आर्द्र मानसूनी वनों में एक वृक्ष जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम जो है वो मिलता है, वो है सागवान। कई बार इसका सवाल भी पूछ लिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो पक्ष है इस सागवान वृक्ष की यदि बात करें, तो सागवान का 50% जो प्रोडक्शन है, जो वन है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि सागवान जो वृक्ष हैं या सागवान जो वन हैं वो सर्वाधिक किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक का यदि सवाल पूछा जाए तो वो किस में है? एमपी में है। बाकी वृक्ष जो हैं वो सामान्य प्रकार के वृक्ष हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है अलग जो भी, जैसे सागवान है, खेर है, पीपल है, बरगद है, आम है, ये तमाम जो वृक्षों के प्रकार है वो सभी इन क्षेत्रों में, दोनों में समान रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये पतझड़ी वनों का विषय है और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि सवाल आ जाए कि भारत में सर्वाधिक विस्तार किन वनों का है, तब भी आप यही बताएंगे कि ये जो वन है वो मानसूनी पतझड़ी वन है। दूसरी बात, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो वन हैं वो कौन से हैं? तब भी वो मानसूनी पतझड़ी वन ही आएंगे, ओके।
चलिए, तो इसके बाद जो है वनों का अगला पार्ट जो है वो हम डिस्कशन में ले आते हैं। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट पार्ट है। यहाँ पर हम जो है एक पार्ट अगर डालें तो ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है शुष्क कंटिलेवन या मरुस्थलीय वन। ठीक है, यदि हम शुष्क कंटिले या मरुस्थलीय वनों की बात करें तो यहाँ कौन से ऐसे क्षेत्रों में ये होंगे जहां पर 50 सेमी से कम वर्षा होती है। तो संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान, लगभग अरावली के जो पश्चिम में है, और उत्तरी गुजरात, इन दोनों क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है इसका विस्तार मिलता है। कंटीली वनस्पतियां मिलेगी ज्यादातर। ठीक है, जिसमें वृक्षों की प्रधानता कम और झाड़ियों की प्रधानता अधिक रहती है। ठीक है, जैसे केर, बेर, खेजड़ी, नागफनी, आक आदि। ठीक है, तो ये जो हैं कुछ वृक्ष हैं। क्या इनकी विशेषता होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। कई बार सवाल यदि पूछ ले तो इनको जैरोफाइट वनस्पति के नाम से जाना जाता है। जैरोफाइट का हिंदी में अर्थ होता है मरुद्भिद वनस्पति। तो मरुद्भिद या जैरोफाइट जो वनस्पति है वो मरुस्थलीय या शुष्क कंटीले वनों के अंतर्गत पाई जाती है। क्या विशेषता होती है इसकी जड़ें जो होती है वो गहरी होती है और पत्तियां जो है वो कांटेदार और कम होती है। जनरली पत्ती जो है कांटे का रूप ले लेती है। ऐसा कारण क्या है कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो अगर चौड़ी पत्ती या बड़ी पत्ती होगी तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में इनमें जो पत्ती है वो कांटे का रूप ले लेती है जनरली और तीक्ष्ण हो जाती है, जिससे कि वाष्पीकरण की जो दर है वो, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाए। इसलिए इनको कम पानी में सर्वाइविलिटी हो जाती है। अपने आप में प्रकृति का एक अलग रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है इस पार्ट के बाद हम वनों में एक विशेष वन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें दलदलीय क्षेत्रों की, जहाँ पर जो है दलदलीय भाग हैं, जहाँ डेल्टाई क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में कुछ मात्रा में वन जो है दलदलीय भूमि और वन देखने को मिलते हैं। ऐसे वनों को कहा जाता है दलदलीय वन। ठीक है, दलदलीय वनों के और क्या क्या नाम हैं? ठीक है, तो दलदलीय वनों को एक विशेष नाम से जाना जाता है, दैट इज मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है मैं अभी इस पर बात करूंगा। और कुछ नाम भी इसके होते हैं क्या, तो इसको देखें। जैसे आपने कभी नाम पढ़ा होगा अनूप वन। यदि देखिए सवाल में कई बार शब्द जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, हम ये नहीं समझ पाते कि इसे क्या पूछा जा रहा है। अनूप वन कह दीजिए। अनूप झीलें जिस तरह से होती है आपको पता है, अनूप झील जिसे लेगून बोलते हैं। ठीक है, तो अनूप वन कह सकते हैं इन्हें, ज्वारीय वन कह सकते हैं इन्हें, जो है वेलांचली वन कह सकते हैं। तो अनूप वन कह दीजिए, ज्वारीय वन कह दीजिए, वेलांचली वन कह दीजिए, मैंग्रोव कह दीजिए, दलदली कह दीजिए, सभी एक ही प्रकार के नाम हैं। ठीक है, कहाँ ये
पनपते हैं और क्या इनकी विशेषता होती है, इसको यदि समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से वेट हैं और दलदलीय हैं, उन क्षेत्रों में इन वनस्पति का विकास होता है। अब दलदली है तो लगातार जो है नमी की मात्रा बनी रहेगी, ठीक है। वृक्षों के उत्पन्न होने में, दूसरी प्रकार की वनस्पति के उत्पन्न होने में बड़ी, दूसरे जितने भी वृक्ष हैं वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसका कारण समझिए कि जैसे मान लीजिए ये दलदलीय क्षेत्र है, ठीक है, तो इस दलदलीय क्षेत्र के ऊपर जो वन डेवलप होता है वो किस तरह से होता है, इसको यदि आप समझ पाएँ, ठीक है, कि ये जो वृक्ष होता है उसकी कैनोपी जो होती है वो छोटी होती है, अधिक हाइट नहीं होती, और ये वितान नीचे निकालता है। यानी वितान का मतलब जो जड़ें वापस छोड़ देता है, और इसकी जड़ें अंदर जब जाती है तो अंदर जो है, देखिए अगर दलदल है तो इसका मतलब है अम्लता अधिक होगी, दलदल है तो इसका मतलब है कि क्षारीयता लवणता भी हो सकती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नहीं मिलेगी उनको वहाँ पर, जड़ जो है वो जो है उसमें अम्लता के कारण वो सड़ भी सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जड़ें जो होती है वो रूट वापस बाहर आ जाती है घूमकर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें इसको स्पेशलाइजेशन इसमें हुआ कि जब जड़ जो है घूमकर रिटर्न हुई तो इससे उसको फ्लोटिंग जैसा वो जो है स्ट्रक्चर मिलता है दलदल में, ताकि खड़ा रहे। दूसरा, इसके वितान जो है वापस आकर पानी के जो है जड़ें बना लेते हैं आगे, तो ऐसे में जो है एक बड़ा जाल जो है इस वनस्पति का उस दलदल में फैल जाता है। अधिक ऊंचाई वाली वनस्पति नहीं है, ऊपर ऊपर का एरिया ग्रीन दिखता है, नीचे जो अंदर की तरफ दिखाई देते हैं वो सारे डंठल टाइप दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किस दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं इसको भी समझ लीजिए। हालांकि एक और कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि जैसे गंगा नदी के डेल्टा की जब अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं सुंदरी वृक्ष जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे सुंदर बन गया। तो देखिए सुंदरी जो वृक्ष है वो मैंग्रोव वनों की एक प्रजाति, यानी मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले वृक्षों का एक प्रकार है। तो सुंदरी वृक्षों की प्रधानता अधिक होती है, इसलिए सुंदरबन बोला जाता है। लेकिन सुंदरबन भी किस श्रेणी का है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, मैंग्रोव वन होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंग्रोव वन किस जो है वो किन किन क्षेत्रों में भारत में है। तो यदि हम मैंग्रोव वन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन की बात करें तो सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन हैं वो हैं पश्चिम बंगाल। भारत में सवाल आ जाए कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस भाग में हैं, तो पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल में पूरे भारत के या कुल मैंग्रोव वनों का 46% यानी अप्रोक्सीमेटली 50% भाग जो है अकेला वेस्ट बंगाल, क्योंकि बड़ा डेल्टाई रीजन है, दलदलीय क्षेत्र है, तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रतिशत भाग जो है वेस्ट बंगाल रखता है। नंबर 2 अगर हम देखें तो अब मैंने जब कलर पार्ट किया था तब भी आपके सामने रखा था, सेकंड नंबर पर है गुजरात। गुजरात में भारत के कुल मैंग्रोव का 22% पार्ट है, और थर्ड जो पार्ट है वो है अंडमान निकोबार। यानी भारत में मैंग्रोव वनों की दृष्टि से पहले नंबर पर है गुजरात, पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर है गुजरात और नंबर 3 पर अंडमान निकोबार। 13% जो है वन भूमि का विस्तार जो है वो हमारे इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। टोटल 0.14% भौगोलिक क्षेत्र के, यानी ये सवाल यूं पूछ लिया जाए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना परसेंट है, ठीक है। तो यदि सवाल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में परसेंटेज का पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 0.14% ओनली जो है
मैंग्रोव वनों का विस्तार है। ठीक है, यदि सवाल ये पूछा जाए कि जो है टोटल ग्रोथ कितनी हुई भारत, इसमें नहीं जो है 2019 की रिपोर्ट में कितने राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा 2017 से लेकर 2019 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर गुजरात है। ठीक है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर ओडिशा है। यहाँ पर मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुई। यदि सवाल ये पूछ लिया जाए कि 2017 से 2019 के मध्य, या यूं कह दीजिए 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, कुछ भी दोनों में से एक। ठीक है, तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार या 2017 से 19 के बीच मैंग्रोव वनों में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 1.10% जो है वृद्धि हुई। 545 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो बड़ा है। स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है वो यहाँ पर बड़ा है। अब बात आती है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आप समझ गए होंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं मैंग्रोव वनों की। दलदली क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहाँ ज्वार का पानी लगातार बना रहता है वहाँ पाए जाएंगे, जहाँ डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पाए जाएंगे, जो है जड़ें जो है वो वापस आती है या वितान निकलते हैं, छोटी कैनोपी बनती है। ये तमाम बातें विशेषताओं के अंतर्गत आ जाती है। 1-2 विशेषता और कि ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को देखा जाए, बायोडाइवर्सिटी के एंगल से देखा जाए तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अपन बात करें कि जैव विविधता के बाद अगर अपन दूसरी श्रेणी पर अगर जाएं तो ये जो है सुनामी जब आती है तो सुनामी में अवरोध के रूप में सहायक होते हैं। ठीक है, बहुत तेज जो है पानी का बहाव होता है, तो यदि तट पर मैंग्रोव वनस्पति है तो उसके बहाव को नियंत्रित कर देती है। तो काफ़ी, हालांकि उससे मैंग्रोव वनस्पति का नाश होगा, लेकिन उसकी स्पीड को कंट्रोल करने में ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती है। तीसरी बात जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत आ जाती है वो ये कि जो मैंग्रोव वनस्पति की लकड़ी होती है, ये लकड़ी वाटर रेसिस्टेंट होती है, वाटर प्रूफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि लंबे समय तक पानी में ही उसका विकास होता है। इसलिए जनरली ऐसी चीज़ें जैसे नाव के नीचे जो है इस पट्टी का उपयोग किया जाता है, या कुछ ऐसे पैकिंग करनी हो जो जलरोधी हो, जो जिसमें पानी नहीं जाए, नमी से प्रभाव रहित हो, तो ऐसे में इसका जो है ये लकड़ी इसकी काम आती है। तो वाटरप्रूफ जो है वुड होती है। ठीक है, तो ये 3 बड़ी विशेषताएं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। वाटरप्रूफ लकड़ी हमें मिलती है यहाँ से, और तीसरी बड़ी विशेषता कि सुनामी के प्रभाव को ये कम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंग्रोव वनस्पति का बड़ा अपना एक अलग प्रकार का योगदान है। 16वीं वन रिपोर्ट में 1.10% वृद्धि हुई। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.14% भाग पर मैंग्रोव का विस्तार है, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यदि सवाल इस तरह से भी पूछ लिया जाए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का 3% जो है वो भारत में है।
विश्व के कुल मैंग्रोव वनों की अगर अपन बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो 3% ऑफ टोटल मैंग्रोव एरिया इज इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो है मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित कुछ तथ्य हैं। बहुत बार जो है इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ये भी ध्यान रखना है, कोई बहुत अधिक जो है वृक्षों के संदर्भ में, यदि जैसे सुंदरी वृक्ष सनरिटा आपने नाम सुना होगा, हेराटोरिया आपने नाम सुना होगा, नारियल है, ताड़ है, बांस है, बैंत है, ऐसे तमाम जो पेड़ होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो इसी के भाग होते हैं या इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लियर। अब जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पहुंचते हैं, अंतिम भाग में पहुंचते हैं, वो है पर्वतीय वन। ठीक है, तो पर्वतीय वनों की जब मैंने बात की थी तब मैंने आपको कहा था कि जो पर्वतीय भाग हैं उन भागों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय वनों में ये बात जो है आप इसको अच्छी तरह से समझें। पर्वतीय वन, अब देखिए पर्वतीय वनों की यदि अपन बात करेंगे तो हमारे सामने दो पक्ष आ जाएंगे इसके। ठीक है, एक तो उत्तरी पर्वतीय वन जो हैं वो कौन से हैं, और एक दक्षिणी भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वन, और एक हिमालय में पाए जाने वाले पर्वतीय वन। दो विषय हमारे सामने आ गए। ठीक है, अब अगर दक्षिणी भारत में बात करें तो इसकी दो कैटेगरी है। दक्षिणी भारत की यदि बात करें तो दक्षिणी भारत में दो पक्ष कौन कौन से, एक आर्द्र उपोष्ण सदाबहार वन, एक तो ये कैटेगरी है। ठीक है, और दूसरी जो है वो आ जाएगी आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन। आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन। ठीक है, इसको अगर हम इसकी हाइट की बारे में बात करेंगे तो जैसे 1000 से 1500 मीटर, ये ध्यान रखना है। 1000 से कम यदि है तो वो फिर उपोष्ण वन में आ जाएगा, उष्ण वन में आ जाएगा। तो जो सदाबहार वन हम पढ़ते हैं वही है। लेकिन 1000 से 1500 मीटर तक आर्द्र उपोष्ण वन है। वैसे राजस्थान में हम ये कहते हैं कि राजस्थान में उपोष्ण वन केवल माउंट आबू में, कारण आपको बताएं कि जो हाइट है वो 1700 से अबो है, हालांकि गर्म क्षेत्र है, ये अलग प्रकार की प्रवृत्ति का रखता है। आर्द्र शीतोष्ण वन की यदि अपन बात करेंगे तो इसका मतलब है 1500 मीटर से अबो हाइट पर यदि वन है तो उसे हम आर्द्र शीतोष्ण वन कहेंगे। अब यहाँ एक शब्द देखिए, दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत में वन कैसे है, आर्द्र शीतोष्ण वन है। ठीक है, तो यदि हम आर्द्र शीतोष्ण वन की बात दक्षिण भारत में कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक स्पेशल कैटेगरी होगी। इसे कहा जाता है सोलास। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि जो आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन होते हैं उन्हें सोलास वन। यहाँ ये विषय आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कि वे सोलास फॉरेस्ट किसको कहा जाता है। तो सोलास फॉरेस्ट जो है आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनों को कहा जाता है। ये 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले दक्षिण भारत के वन हैं। शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति है, इसलिए इसे सोलास कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो यहाँ आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में हिमालय की वनस्पति में अंतर है, यानी इसकी ऊंचाई में थोड़ा फर्क आ जाता है। उसका कारण आर्द्रता है बेसिकली, या जलवायु कह दीजिए। तो सामान्य रूप में अगर देखें कोई भी, अब हम जब हिमालय की बात करते हैं तो 900 मीटर की अगर हाइट लें अपन, जो कि शुरुआत है, जैसे मान लीजिए शिवालिक श्रेणी के आसपास हम हैं, तो इन श्रेणियों के आसपास जो वृक्ष हमें मिलते हैं, जो वन हमें मिलते हैं, जैसे तराई में हमने पहले ही बात कर ली थी कि तराई जो है आर्द्र पतझड़ी जो है वन, मानसूनी वन है।
थोड़ा सा आर्द्र मानसूनी वन ही लगातार बने रहेंगे, उष्णकटिबंधीय वन ही रहेंगे करीबन 900 मीटर की ऊंचाई तक। 900 मीटर की ऊंचाई के बाद वृक्षों की जो है प्रजातियां चेंज होती जाएगी और वन जो है वो बदलता जाएगा। तो वन जो बदलता जाएगा उसमें ये ध्यान रखेंगे कि 900 से अगर हम पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं तो 1800 मीटर, और अगर पश्चिमी की बात कर रहे हैं तो 1500 मीटर तक जो वनस्पति पाई जाती है वो उपोष्ण सदाबहार वन है। तो यहाँ देखिए नेचर बदल गई, जो निचले भागों में पतझड़ी थे वो थोड़ा सा ऊंचाई होते ही वो कैसे कन्वर्ट हो गए, सदाबहार हो गए। ठीक है, जैसे राजस्थान में उपोष्ण सदाबहार वन केवल माउंट आबू में पाया जाता है। उसका कारण क्या है, वहाँ होने वाली वर्षा और उसकी ऊंचाई। तो इसी हाइट पर हम जब यहाँ पर आ रहे हैं, हिमालय हो चाहे वो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र हो, कोई भी हो, ठीक है, तो एक जैसे सर्टेन हाइट पर हम जाएंगे तो वृक्ष प्रजाति बदलती है। तो उपोष्ण सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन को जब हम क्रॉस करते हैं तो ऐसे में हमारे सामने जो वृक्ष जो वन आते हैं वो शीतोष्ण प्रकार के वन आ जाते हैं। ठीक है, उपोष्ण के बाद शीतोष्ण प्रकृति के वन आते हैं। शीतोष्ण प्रकृति में जो 1800 मीटर के बाद की जो वृक्षों की यहाँ की नेचर है वो किस प्रकार के वन हैं, शंकु वन है। ठीक है, इसे टेगा वन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, शंकु वन या टेगा वन। ठीक है, देखिए अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में भी जो पोलर रीजन है, इस पोलर रीजन के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो निचले भाग हैं, शीतोष्ण वन जहां स्टार्ट होते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो टेगा या शंकु है, कॉनिकल फॉरेस्ट है। अब जब कॉनिकल फॉरेस्ट की हम बात करें तो कॉनिकल किस तरह से, कॉनिकल का मतलब क्या, कॉनिकल का मतलब है इस तरह, जो वृक्ष होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, ऐसा वृक्ष का नेचर क्यों हुआ, इसका कारण है जो स्नो होता है। तो जैसे ही एक टाइम पीरियड में वहां पर ज्यादा स्नो रहेगा तो ऐसे में वृक्ष जो है वो झुक जाएंगे, तो जो उनकी ब्रांचेज है वो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हम इसे शंकु, क्योंकि इसकी आकृति जो है ज्यामिति की आकृति शंकु या कोन से मिलती है, तो हम जनरली अंग्रेजी में कॉनिफेरस फॉरेस्ट और हिंदी में इसे शंकु वन, और ज्योग्राफिकली एक पूरा बड़ा रीजन है जिसे बोलते हैं टेगा या बोरियल, तो टेगा फॉरेस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, हम बात भारत के वनों की कर रहे हैं, लेकिन भारत में जब हिमालय में हम 1800 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यदि जाएंगे तो धीरे धीरे जो प्रकृति है वो वनों की, पहले शीतोष्ण प्रकार के वन और फिर शीतोष्ण प्रकार के वन मिलते हैं, वहां पर ये वृक्ष जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। और फिर जब हम शंकु टेगा फॉरेस्ट को क्रॉस करेंगे तो जिस प्रकार से ग्लोब पर पोलर रीजन के पास जाने पर जो वनस्पति की हाइट है वो कम होती जाती है, ग्रासेज हमें देखने को मिलती है, या लाइकेंस या जो काई वगैरह है वो केवल दिखाई पड़ती है, वृक्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो जो वृक्षों की प्रकृति वो बदल जाएगी। टेगा से ऊपर 3300 के 2400 2500 के ऊपर जब जाएंगे तो हमें जो वनस्पति मिलती है वो अल्पाइन प्रकार की मिलती है। अल्पाइन को जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो जो वनस्पति मिलती है वो टुंड्रा टाइप की मिलती है, वो करीबन एक साल के अंदर 2-3 महीने खुलती है और वापस जो है पूरा टाइम बर्फ के नीचे ढकी रहती है। और एक ऐसी सर्टेन हाइट होती है जिसके बाद बर्फ कभी नहीं पिघलती। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्नो लाइन या जो है हिम रेखा। तो हिम रेखा वह ऊंचाई होती है जिसके बाद हमें केवल बर्फ दिखाई देगी, और स्नो लाइन के बाद वृक्ष जो है वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, यानी वनस्पति वहां जाकर समाप्त हो जाती है। तो जो स्नो लाइन से लेकर निचले भाग तक वृक्षों की जो बात अगर अपन करें तो फॉरेस्ट का जो टाइप है वो क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल अपन देखेंगे, अगर आप 1000 से 2000 मीटर तक देखें तो 8 शीतोष्ण प्रकृति के वन होंगे, और वहां पर किस प्रकार के वृक्ष होंगे, ओक और चेस्टनट टाइप के वृक्ष होंगे। अगर आप 1500 से 1700 मीटर 2000 मीटर तक के वृक्षों की बात करो तो शीतोष्ण प्रकार के वन होते हैं ओक, सिल्वर, फर, चीड़।
ठीक है, नाम सुना होगा, चीड़ पाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है ना, लीसा। इसके वृक्ष जो होता है वो इस प्रकार का ही वृक्ष होता है। ठीक है, और इसी वृक्ष के ठीक नीचे की तरफ जो है इसकी जो तना जो होता है उस तने पर एक कट लगाया जाता है, और कट लगाकर यहाँ पर जो है कुछ बर्तन या बोतल जो है वो लगा दी जाती है, तो लगातार उसके अंदर से वो लीसा उस बोतल या जार में जो है भरता रहता है। तो इस लीसे का उपयोग जो है जनरली कलर वगैरह में होता है। ठीक है, और काफ़ी ज्वलनशील होता है, इसलिए कई बार जब वनों में आग लगती है तो ये लीसा उस आग को बढ़ाता भी है। इसलिए चीड़ का जो वृक्ष है वो धराशायी हो जाता है, क्योंकि उसके जिस पार्ट पर लीसा निकल रहा होता है उसी भाग पर यदि आग लग जाए तो वो समाप्त होता है। आपने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, उत्तराखंड के वनों में आग, अभी जस्ट जो है कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ में बना रहा कि उत्तराखंड वनों में आग है और लगातार वो फैल रही है। तो ये हर साल जो है उत्तराखंड में इस प्रकार की त्रासदी देखने को हमें मिलती है, और उसका एक बड़ा कारण ये भी बनता है। खैर, जो चीड़ वृक्ष की बात कर रहा था, उसके बाद 2000 से 3000 मीटर पर शीतोष्ण प्रकार के वन मिलते हैं, जिसमें भोजपत्र और देवदार जैसे वृक्ष। देवदार बेसिकली हिमालयन क्षेत्र का वृक्ष है। ये जो पाइन जो है और जो देवदार जो है, ये दोनों में समानता काफ़ी नज़दीक से देखने पर ऐसा लगता है कि बड़े समान प्रकार के वृक्ष हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। हिमालयन वनस्पति में देवदार यहीं की वनस्पति है। पाइन जो है वो बाद में ब्रिटिश सत्ता के दौरान लाया गया था, हिमालय के अंदर बाद में पाइन को लगाया गया था। ठीक है, पाइन इकोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अधिक उपयोग, या इकोलॉजी की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। भोजपत्र एक, हाँ, ये एक सवाल कई बार पूछ लेते हैं कि जो हिमालयन या पर्वतीय वनों में या भारत के हिमालय वनों में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो उसका उत्तर भी जो है वो क्या होगा, देवदार ही होगा। ठीक है, सिडार बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देवदार जो वृक्ष है वो भारत में हिमालय या पर्वतीय वन क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। एक जो है भोजपत्र है ना, ये आपने कई बार जो है सामान्य ऐतिहासिक शब्दावलियों में पढ़ा होगा, भोजपत्र। बेसिकली जो भोजपत्र जो है ये वृक्ष हिमालयन भाग में मिलता है, मुलायम लकड़ी का है। इसकी जो तना जो होता है उस पर जो छाल होती है, उस छाल को पेपर के रूप में पुराने समय में लिया जाता रहा है, जिस पर लेखन का जो है कार्य होता था। इसलिए भोजपत्र की काफ़ी प्रासंगिकता जो है भारत के प्राचीन इतिहास में रही है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है ये टॉपिक पूरा होता है। जो हमने जो है भारत में वन जो और उसका विस्तार और वनों का वर्गीकरण का विषय अभी पढ़ा है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो वन और पर्यावरण से संबंधित है। भारत में किस प्रकार की जैव विविधता है, कौन कौन से जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किस किस प्रकार के प्रावधान हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं, नेशनल सेंचुरीज जो है वो क्या होती है, नेशनल पार्क क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या हैं, कहाँ पर हैं, कितने हैं, किस प्रकार से उनकी स्थापना की गई है, क्यों की गई है। इस प्रकार के सभी विषयों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।